हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी। उसके बाद हम लोग जानेंगे री इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद मेक इन इंडिया का कंसेप्ट पूरा एक्सप्लेन हमें डिटेल्ड वे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। सो अगर आप लोगों ने इसके जो पहले जो शुरू का पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके। So, position of Indian subcontinent in world economy 1 AD up to 1991। ठीक है, जो हमारा इंडिया का जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारा जो इंडिया का पोजीशन, इंडियन इकोनॉमी अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट से लेकर देखेंगे हम लोग, फर्स्ट एडी से लेकर 1991 तक का देखेंगे। 1990 तक का हम लोग इसलिए देखेंगे, 1991 में एक्चुअली आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जो हमारा 1991 बहुत ही स्पेशल ईयर था, क्योंकि 1991 में ही हमारा जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसीज़ जो लाए गए थे उसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, रिफॉर्म्स के नाम में भी जानते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये तीनों पॉलिसीज़ इसके अंडर में लाए गए थे 1991 में। ओके, जो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हमारे जो इकोनॉमिक बुक्स है उसमें हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में हम लोग इसको कवर डिटेल्ड वे में जानेंगे। सो यहाँ पे तो बस इतना ही बोल सकते हैं कि 1991 में न्यू इकोनॉमी रिफॉर्म्स लाए गए थे, पॉलिसी पर किए गए थे, जिसमें हम लोग लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में जानते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट बोलता है बिटवीन फर्स्ट एंड सेवेंथ सेंचुरीज इंडिया वाज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एंशिएंट एंड मेडिवल वर्ल्ड। क्या कहता है? बिटवीन फर्स्ट एंड सेवेंथ सेंचुरी, हम लोग का जो फर्स्ट और से लेकर सेवेंथ सेंचुरी तक का जो बीच का जो गैप है उसमें हम लोग का इंडिया क्या था? लार्जेस्ट इकोनॉमी था। एंशिएंट टाइम में पहले की बात करें तो फर्स्ट लेकर सेवेंथ सेंचुरी तक की बात करें, जो कि बहुत साल पहले की बात है। ठीक है, तो हमारा इंडिया क्या कहलाया जाता था? लार्ज इकोनॉमी कहलाया जाता है वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड में माना जाता था, जाना जाता था, जो भी बोले। कंट्रोलिंग अबाउट 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ, द कंट्री वॉज रेफर्ड टू एज अ स्वर्ण भूमि एंड स्वर्णद्वीप इन राइटिंग ऑफ मेनी ट्रेवलर्स। अब ये क्या कहता है कि कंट्रोलिंग करता है, जैसे कि हमारा जो इंडिया है सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता था एंशिएंट टाइम से ही, जिसने कितना होल्ड करके रखा था? 1/3। ओके, 1/3। उसके बाद जो 1/3 और 1/4, ठीक है, वर्ल्ड की नज़र में अगर देखा जाए तो उसका जो धन संपत्ति जो कहा जाता है वेल्थ है, उतना वेल्थ किसके पास था? इंडिया के पास था 1/3, यानी कि 1/3 या 1/4 हम लोगों का वर्ल्ड में हमारे देश के पास वेल्थ पाया जाता था। इसलिए हमारे कंट्री को बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स जो आते थे हमारे इंडिया में, इसे क्या नाम दिया गया था? हमारे इंडिया को स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप के नाम से जाना जाता था। उन लोगों ने इसी नाम से हम लोग को फेमस किया था, हमारे कंट्री को जाना जाता था। ओके, क्योंकि स्वर्ण भूमि मतलब तो समझ में आ गया, जिसमें मतलब बहुत सारे धन होते हैं। ठीक है, धन मतलब नेचुरली, जैसे कि हमारा जो वो सब होता है, गोल्ड, सिल्वर, ये सब बहुत सारा ये सब पाया जाता था, ऊपर से मटेरियल्स पाए जाते थे। और जो कहते हैं ना कि हमारा जो देश है, क्या कहा जाता था इसको? सोने की चिड़िया कहा जाता था ब्रिटिश रूल होने से पहले। ये सारी बातें क्या है? ब्रिटिश रूल होने से पहले का।
The pre-colonial period in Indian history was an age of prosperity for the Indian economy. हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए जो पहले का जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल होने से पहले का जो हमारा इंडियन इकोनॉमी था, हिस्ट्री में क्या था, एज ऑफ माना जाता था प्रोस्पेरिटी का। मतलब हर एक चीज़ सेटिस्फैक्शन था, सबको सेटिस्फाइड होता था, प्रॉस्पेरिटी लाइफ थी। तभी का जो लाइफ हमारा जो इंडिया भी सोने की चिड़िया मानी जाती थी। उसके बाद हमारा जो इकोनॉमी है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी माना जाता था। ओके, कब? ड्यूरिंग नहीं, बिफोर द ब्रिटिश रूल। ठीक है, बिफोर द ब्रिटिश रूल की तब हम लोग का जो इंडिया है सोने की चिड़िया मानी जाती थी। Despite the growing commercial sector, it is evident that 18th century India was far behind Western Europe in technology, innovation and ideas. इतना कुछ ग्रोइंग देखने को मिल रहा था हर एक सेक्टर में। बहुत सारे सेक्टर हम लोग के अच्छे थे, इतना लार्ज इकोनॉमी सिस्टम माना जाता था। ठीक है, फिर भी जो कहीं ना कहीं हमारा जो इंडिया था पिछड़ा हुआ था किस चीज़ में? टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन और आइडियाज़ में। मतलब हमारे यहाँ पे जो यूरोप के जो टेक्नोलॉजीज़ थे यहाँ पे उतने इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे, उतने लोग नहीं जानते थे इन टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के बारे में, कि कहीं ना कहीं ये लोग क्या थे, हम लोग क्या थे, पिछड़े हुए थे किस चीज़ में? टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफरेंट आइडियाज़ गेन करने में। It was due to increasing control of the East India Company causing lack of freedom. ओके, तो क्या कहता है, जो हमने देखा कि हमारा जो कंट्री क्या था, कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था किस किस चीज़ में? टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड आइडियाज़ डिस्कवर करने में। यूरोपियन जो टेक्नोलॉजीज़ थे उन लोगों से बहुत मतलब दूर थे, उन लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं था, इनके बारे में जितना ज़्यादा जानते नहीं थे। ये क्यों हुआ था? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि इंक्रीजिंग कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉजिंग लैक ऑफ फ्रीडम। जो हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था, कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से हम लोग को लैक ऑफ फ्रीडम हुआ, हम लोगों को आज़ादी नहीं मिली, हम लोग आज़ादी नहीं थे। कुछ भी करने के लिए परमिशन ब्रिटिश से लेना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ही हुए पहले वो लोग, तो क्योंकि एक ऑक्यूपेशन करने के लिए ही, प्रोफेशन करने के लिए ही तो वो लोग आए थे, बट धीरे धीरे उन लोगों ने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग उनका जो दबाव है, बढ़ाव उन लोगों का बढ़ने के वजह से हम लोगों को लैक ऑफ फ्रीडम हुआ, और जिसके वजह से हम लोगों को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ी हम लोगों को। अब हम लोग अवेयरनेस फ्री होंगे तब, फ्रीडम होंगे तब ना, हम लोग किसी चीज़ करने के लिए, पर्टिकुलर चीज़ करने के लिए फ्री होंगे तब ना, कि हाँ आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आपको जो मन में आए वो कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई चीज़ का फ्रीडम होगा तब ना हम किसी टेक्नोलॉजी या किसी न्यू थिंग सीखेंगे। दूसरा पॉइंट बोलता है नो ऑक्यूरेंस ऑफ द एग्रीकल्चर एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। हमारा जो यहाँ पे था एग्रीकल्चर और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन में भी इंक्रीजमेंट देखने को नहीं मिल रही थी, उसमें भी प्रॉब्लम से हो रहा था, मतलब उसमें भी लैक होने की वजह से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, क्रांतियाँ नहीं आ रही थी, जिसके वजह से भी फेस करना पड़ा। और सी पॉइंट बोलता है लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन टू द मास। ये तो सबसे मेन पॉइंट आई थिंक लगता है मुझे, कि इन लिमिटेड रीच ऑफ एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन हम लोग कुछ गेन नहीं कर सकते नॉलेज किसी भी चीज़ के, किसी भी फील्ड के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। विदाउट नॉलेज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ठीक है, तो हम बिना एजुकेशन, तब क्या था कि कम एजुकेशन मिलता था, हर एक व्यक्ति को एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाता था। ठीक है, बहुत ही कम लोग थे जो कि पढ़ पाते थे। फिफ्थ पॉइंट, द ब्रिटिश एम्पायर बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी।
जो हमारा ब्रिटिश एम्पायर था वो क्या हो रहा था, धीरे 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 स्टार्ट क्या हो गया, अपनी जड़ें मजबूत करने लगा। कहाँ पे, इंडिया में। कब, मिड 18th सेंचुरी, मतलब तकरीबन 18th सेंचुरी के बीच में ही हम लोग का क्या होने लगा, ब्रिटिश एम्पायर रूट मतलब जड़ें अपनी मजबूत करने लगा। कहाँ पे, इंडिया में। द ईस्ट इंडिया कंपनी used revenues generated by the provinces under its rules for purchasing Indian raw materials, spices and goods. तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश रूल, हम लोगों का उन लोगों ने क्या किया, यूज्ड किया कि रिवेन्यू जनरेट करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ पे हम लोगों को एज अ रॉ मटेरियल्स क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स क्या करते थे, परचेज करते थे। ठीक है, उन लोगों का मेन मोटिव मैंने बार बार बताया है, मैंने इकोनॉमिक्स बुक फर्स्ट चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर से मतलब हर एक चैप्टर है, जितना भी पार्ट है, हर एक पार्ट में, हर एक लेक्चर में मैंने यही बताया है कि इंडिया ब्रिटिश रूल करने के पीछे का मेन मोटिव क्या था, रॉ मटेरियल्स का यूज करना। ठीक है, ब्रिटिश रूल क्या करते थे, या ईस्ट इंडिया कंपनी, वो उन लोगों ने क्या किया, हमारे रॉ मटेरियल्स को परचेज करते थे, गुड्स को परचेज करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। उसके बाद अपने वहाँ पे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स का यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते थे। ओके, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्शन करके वो हमारे यहाँ पे इंडिया में लाके उसको सेल करते थे, हमारे इंडियन मार्केट में सेल करते थे हायर प्राइसेस में। और वो सारे पैसे किसके पास जाते थे, ब्रिटिशर्स के पास जाते थे। और उन पैसों से वो लोग क्या करते थे, उनका अपना इकोनॉमी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते थे। ओके, अंडरस्टूड दिस पॉइंट, 6 पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे, इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज का मतलब क्या हुआ, इंडिया क्या होने स्टार्ट हो गया, री इंडस्ट्रियलाइज होना स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रीज बनने लगे, है ना, इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश्ड होने लगे, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज धीरे 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 बिजनेसेस स्टार्ट होना हो गए। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग द इकोनॉमी स्टार्टेड व्हेन इंडिया स्टार्टेड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस मतलब हम लोग को आज़ादी कब मिली थी, ये तो हर एक बच्चा बता देगा, शायद नहीं, हर सबको को पता ही होगा कि 15 अगस्त 1947 में हम लोग को क्या मिला था, इंडिपेंडेंस मिला था। ठीक है, उसके बाद का जो हमारा होल जो कह सकते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद का जो हम लोग का लाइफ था, ठीक है, इकोनॉमी फिर से स्टार्ट होने लगा बिल्ड होने के लिए। ठीक है, उसका रिकंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, फिर से स्टार्ट होने लगा। व्हेन इंडिया स्टार्टेड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, उसने अपने जो नीतियाँ लाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्यों नीतियाँ लाती थी, पॉलिसीज़, इसलिए वो लोग प्लानिंग करते थे, वो लोग लाते थे कि ताकि हमारे जो इंडिया के जो इकोनॉमी है वो पहले की तरह प्रोस्पेरियस हो जाए, पहले से भी ज़्यादा मोर डेवलप हो, है ना। सो फर्स्ट 5-year प्लान वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1952। हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान, जो जानते ही होंगे सब लोग की पंचवर्षीय योजना जो कहते हैं हिंदी में, सो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान्स कब इम्प्लीमेंट किए गए थे, स्टार्ट किए गए थे 1952 में। ये डेट हमेशा आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डेट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में डेट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सारे जितने भी डेट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है, उन लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आराम से इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, मतलब इजीली उसका
हो जाएगा। फर्स्ट 5 years प्लान कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1952 में। ड्यू इम्पोर्टेंस was given to establishment of modern technological and scientific institutions, space and न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, जिसके वजह से बहुत सारा इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हो गया। किस किस में देखने को मिला? मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो गया। फिर हमारा जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस थे उसमें कुछ इम्पोर्टेंस देखने को मिली। स्पेस हो गया हम लोग का, न्यूक्लियर हो गया। स्पेस तो आराम से सब जानते हो, अंतरिक्ष जो होता है वहाँ का जो वो सबका साइंस मतलब डेवलप होने लगा फील्ड। स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, बॉम्ब की जो टेस्टिंग होती है या कुछ भी प्रोग्राम्स जो होते हैं उसको कहा जाता है। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स द इंडियन इकोनॉमी कुड नॉट डेवलप एट अ रैपिड पेस ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, rise in population, huge expenditure on defense, inadequate infrastructure। ठीक है, इतना एफर्ट्स इंडियन इकोनॉमी होने के बाद भी क्या हुआ? हम लोग का जो कुछ कुछ सेक्टर्स में कुछ के बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स छूट गए जिसमें डेवलप देखने को नहीं मिला। जैसे कि मतलब बहुत सारा में डेवलप नहीं देखने को मिला। अब ये क्यों हुआ? लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होने के वजह से हुआ। फिर क्या हुआ? राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बढ़ोतरी देखने को मिला, इंक्रीजमेंट देखने को मिला, जिसके वजह से क्या होने लगा? इंडियन इकोनॉमी पर असर होने लगा। ओके, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंसेस, बहुत ज़्यादा खर्च किया गया किस चीज़ में? डिफेंस के लिए, डिफेंस मोटिव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया गया। ओके, एंड इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा, है ना। सो एज ए रिजल्ट इंडियन हैवीली बोरोविंग फ्रॉम foreign sources and finally agreed to economic liberalization in 1991। ओके, तो रिजल्ट क्या हुआ? हमारा जो इंडिया है वो बहुत सारे बोरोवर्स लिए, लोन्स उन लोगों ने मतलब इंडिया ने बहुत सारे लोन्स लिए थे फॉरेन सोर्सेस से। ठीक है, जिसको वो लोग को देने में बहुत सारी परेशानी हो रही थी। और एक और टर्म आता है लिबरलाइजेशन। ओके, लिबरलाइजेशन एक्चुअली होता क्या है? देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब ये देखो, लिबरलाइजेशन हम डिटेल में मैं पूरा एक्सपांडिंग वे में इकोनॉमिक सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसका तो आप लोगों का होल चैप्टर ही है, एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका होल चैप्टर ही है कह सकते हैं बुक में। तो इन तीनों पॉइंट को अच्छे तरीके से करेंगे। फिर भी हल्की फल्की में लिबरलाइजेशन का मतलब क्या समझ लेता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मतलब हम लोग को हम लोगों को जो पहले कंपनीज बिजनेसेस स्टार्ट करने पड़ते थे, अगर हम लोग को छोटी से छोटी भी बिजनेस स्टार्ट करने पड़ती थी, हम लोगों को बहुत सारे लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, इस चीज़ की लाइसेंस लो, उस चीज़ की लाइसेंस लो। मतलब कोई बंदा जल्दी से कोई बंदा बिजनेस स्टार्ट इसीलिए सिर्फ नहीं करना चाहता था, इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं करना चाहता था, बिकॉज उसको क्या फेस करना पड़ता था? बहुत सारे वो जो कहते हैं ना, बहुत सारे लाइसेंसेस उन लोगों को लेना पड़ता था। ठीक है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। यार, एक बिजनेस ही, छोटा ही बिजनेस तो स्टार्ट करना, उसके लिए इतना सारा लाइसेंस लेते लेते लोग थक जाते थे। ठीक है, वो इतने थक जाते थे कि उनको ये मन में हो जाता था कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है इतना मेहनत करो। ठीक है, थोड़ी सी चीज़ के लिए छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना, उसके लिए इतना 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 पापड़ बेलो, सो नहीं हो पाएगा। तो वैसा होता था, लेकिन उसको हटा करके क्या कर दिया गया?
आपको जो चाहे, मतलब कुछ ऐसे रूल्स लाए गए थे जिसके वजह से हम लोग का जो बिजनेस है ना अच्छी तरह से होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब लाइसेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। अब लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है नहीं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसी चीज़ में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। हर एक चीज़ में पहले तो खोलो तो लाइसेंस, लोकेशन ढूंढो तो लाइसेंस, रॉ मटेरियल्स लो तो लाइसेंस, इतना प्रोडक्शन करो तो लाइसेंस, कम करो तो लाइसेंस, ज़्यादा करो तो लाइसेंस, मतलब हर एक फील्ड में हर चीज़ में लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, अंडरस्टूड। लिबरलाइजेशन मतलब समझ में आ गया होगा, और अच्छे वे में इकोनॉमिक्स बुक में होगा, वहाँ से हम आप लोग जान लीजिएगा कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। ओके, सो the recent initiatives of government such as Make in India, Skill India, okay, what is that? Skill India, Digital India, and rollout of foreign trade policy FTP 2015 to 2020 is expected to help the economy in terms of in exports and imports and trade balance। ये क्या बोलता है? रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए थे गवर्नमेंट के तरफ से, जैसे उनमें से कुछ ऐसे हैं, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया कुछ है, जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। एफटीपी कब से हुआ था? एफटीपी कब से? एफटीपी मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब हुआ था? 2015 से लेकर 2020 तक का एक्सपेक्ट किया था। इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प द इकोनॉमी। उन लोगों ने सोचा कि चलो इससे क्या होगा, हम लोग का इकोनॉमी टर्म जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है वो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, सो इसमें हम लोग मेक इन इंडिया के बारे में जानेंगे। सिर्फ एक चीज़ के एक टॉपिक पे हम लोग देख लेते हैं, झटाझट फटाफट फटाफट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो क्या पढ़ेंगे? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट बहुत ही सारे स्टूडेंट्स को पता होंगे कि मेक इन इंडिया होता क्या है, और बहुत ही ऐसे लोग हैं जिन्हें इनके बारे में कुछ पता नहीं है। सो ये जो मेक इन इंडिया का हमारा ये जो दिख रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर पिक्चर जो आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है? ये एक पिक है, ठीक है, मेड इन इंडिया का। यहाँ पे जो छोटे छोटे कुछ आप लोग को दिख रहे हैं यहाँ पे मशीन टाइप के, ये क्या है? टूल्स है। क्या है? टूल्स है। ओके, सो मेक इन इंडिया हम लोग का कंसेप्ट किसने लाया था अंडर? ये जो कंसेप्ट है ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ही लाए थे। ठीक है, मेक इन इंडिया एक्चुअली मेक इन इंडिया होता क्या है? इसमें हो क्या रहा है, क्या होता है, क्या फंक्शन है? सिंबल तो हम लोग जान गए कि कैसा सिंबल है, क्या कंसेप्ट है मेक इन इंडिया, लेकिन उसके बाद उसका मतलब क्या है, क्या करता है, ये वो भी जानेंगे। ओके, सो मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 25th September 2014 to encourage nations as well as multinational companies to manufacture their product in India। तो क्या कहता है हमारा? इंडिया मेक इन इंडिया क्या है? एक तरह का इनिशिएटिव किया गया था गवर्नमेंट के तरफ से, कुछ कोशिश मान सकते हैं, एक कोशिश, छोटी सी कोशिश की थी कि ताकि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलप कर सके। ठीक है, उसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कब? 25th September 2014 टू इनकरेज क्या, किस चीज़ के लिए? नेशनल या मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उनको इनकरेज करती थी कि हमारे यहाँ पे हमारे कंट्री में आके क्या करें? मैन्युफैक्चर करें उनके प्रोडक्ट को। ठीक है, हमारे कंट्री में इनकरेज करते थे आने को। कौन? मेक इन इंडिया स्कीम से। The major objectives of Make in India initiatives are job creation and skill enhancement in 25 sectors of the economy which are as follow।
क्या कहता है, कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव थे किसके, मेक इन इंडिया के। मेक इन इंडिया के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको जॉब प्रोवाइड्स करना था अनएम्प्लॉयड पीपल को, और स्किल इन्हेंसमेंट, स्किल प्रोवाइड करना था। मतलब जो लोग स्किल्ड हैं, ठीक है, उसको जॉब प्रोवाइड करना, जो लोग अनस्किल्ड भी है और अनएम्प्लॉयड भी है उसको क्या करना है, स्किल्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। 25 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि जिसको इसके अंडर लिया जाता है, मेक इन इंडिया का अंडर लिया जाता है। फर्स्ट इज ऑटोमोबाइल्स, सेकेंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट। ऑटोमोबाइल तो समझ में आई हो गया, कार जो गाड़ी वाड़ी वगैरह हुए हमारे। ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट, उसमें आए गए जितने भी सामान हैं ऑटोमोबाइल में आते हैं, जितने भी सामान वो सब हो गए। फिर एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन जो अलग अलग डिफरेंट बिल्डिंग हुआ, ऑफिसेस हुआ, वो कंस्ट्रक्ट होता है, या टेम्पल हुआ, वो सब कंस्ट्रक्ट हो सकता है। जो या रोड, सबसे मेन बात है रोड, ये सब जो हमारा एस्टैब्लिश्ड होने लगता है, कंस्ट्रक्शन इन लोगों का होने लगता है, तो इसको भी मेक इन इंडिया के तहत लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन भी एक तरह का वर्क हो गया, ठीक है। सेक्टर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वॉकिंग सेक्टर में काम करना बहुत पसंद करते हैं, तो उनके लिए है ये। 7th, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस के लिए इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ओके, जो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है, सॉरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो है उस चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। थर्ड, फूड प्रोसेसिंग, फूड जो प्रोसेस होता है उसका। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बिजनेस से आईटी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं, सॉरी आईआईटी, सॉरी इन आईटी या बिजनेस से रिलेटेड जो भी है, मेक इन इंडिया में आराम से उसको जॉब मिल सकते हैं, या उसके बाद हम लोग जान सकते हैं। लेदर, LEATH, लेदर। 13, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, आई होप समझ में आ गया। 14, मीनिंग, ऑयल एंड गैस। 16, फार्मास्यूटिकल्स। 17, पोर्ट एंड शिपिंग। फार्मास्यूटिकल मतलब समझ गए मेडिकल फील्ड में जो छोटे मोटे मेडिकल्स होते हैं, या जो फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी जो कहते हैं वो रहते हैं। 18, रेलवेज। 19, रिन्यूएबल एनर्जी। 20, रोड्स एंड हाईवेज। 21, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी। 22, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स, सॉरी। उसके बाद हो गया हमारा 24, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ओके। 5th में वेलनेस, थर्मल पावर, ओके। ये कुछ 25 टोटल कुछ फील्ड है जिसमें मेक इन इंडिया का बहुत ही बड़ा हेल्प मेक इन इंडिया करता है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ओके। सो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज यहीं पे हमारा जो सेक्शन 1 का हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो टॉपिक है, यहीं पे हम लोग का क्या होता है, एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, ये डिस्कस करेंगे सेक्शन 2, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। सो हम लोग वो अब स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के बाद में, ओके। सो अगर कोई भी डाउट्स अगर रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्या कौन से टॉपिक आप लोगों को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। मैं ट्राई करूँगी कि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।